हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बेहतर ही होंगे। तो हमने जो कल लेक्चर में डिस्कशन किया था पिछले क्लास में, उसमें हमने बात कही थी कि विल्सन का अनुप्रस्थ काट। आज हम लोग बात करेंगे द्वितीयक जननन का। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरे चैनल 10 का इंस्टीट्यूट बिरौल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब करें और फिर अपने आसपास जो बच्चे हैं, जो 12 के स्टूडेंट हैं, इवन 10th के भी लेक्चर इस पर डाले गए हैं। जो 10th के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड से हैं, उनके लिए भी लेक्चर है। बहुत सारे बच्चे 10th के हैं जो वीक में हमारे यहाँ 2 दिन आते थे क्लास करने के लिए। उन बच्चों के लिए भी मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टाइम टू टाइम हर वीडियो का आप आनंद लें। आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं 12 के मानव जनन वाले चैप्टर में। देखेंगे कि नर जनन अंग के अंदर कौन कौन सा द्वितीयक जनन है, उस पर हम लोग बात करेंगे। प्रजनन अंग तो आपके सामने द्वितीयक प्रजनन अंग है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए द्वितीयक जनन के बारे में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो पहला प्राथमिक जनन था विल्सन, अब सेकेंडरी जनन क्या आएगा? तो उसमें पहला स्टेप आएगा किसका? अधिविल्सन का आएगा। मैं आपको अधिविल्सन से डिस्कस करूं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिडायडामिस। देखिए अधिविल्सन क्या है? मैंने कहा ये कुंडलित नली के आकार की संरचना है जो विल्सन के ऊपरी भागों से जुड़ी रहती है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, हमेशा याद रखिए बच्चे, एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप अपने ही लैंग्वेज में उत्तर दें। आप ये ना सोचें कि मैं किताब का जो लाइन है वो रट लिया, वो मैं लिख लूंगा, तो उससे एवरेज मार्किंग हो जाता है। अगर आपको बेहतर प्रदर्शन अपने एग्जाम में अपनी कॉपी में चाहिए तो उसके लिए आप अपना लैंग्वेज यूज कीजिए, लैंग्वेज अपना होना चाहिए। देखिए अधिविल्सन के बारे में आप लिखेंगे, यह कुंडलित संरचना है, कुंडलित नली के आकार की संरचना है जो विल्सन के ऊपरी भागों से जुड़ी होती है। अब उसके सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। तीसरा पॉइंट में आप लिखेंगे इसमें शुक्राणु संचय होता है, यानी इसका यह कार्य है कि शुक्राणु कहां संचय होता है विल्सन के बाद? तो ये अधिविल्सन में संचय होता है और अधिविल्सन में संचय होने के साथ साथ ये एक और फंक्शन करता है। तो तीसरे पॉइंट में आप, चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे कि यह शुक्राणु को, इसकी जो कोशिका है वह शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। तो आपने देखा कि अधिविल्सन के 4 पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। अधिविल्सन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शुक्रवाहिनी। बच्चे इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है दो चीजों में, आप ध्यान देंगे। अभी मैं आपके सामने डिस्कस किया हूं, इससे पहले वासा इफिडेंसिया पर मैंने अभी चर्चा की, अभी मैंने वास डिफरेंस पर बात कही। दोनों में डिफरेंट है। वासा इफिडेंसिया विल्सन के अंदर होता है और विल्सन के अंदर वह संरचना है जो विल्सन जालिका यानी रेटेड टेस्टिस और अधिविल्सन के बीच पाई जाती है, जिसकी संख्या 15 से 20 होती है। लेकिन अगर शुक्रवाहिनी की बात करें, ये विल्सन के बाहर स्थित होती है, जो अधिविल्सन से स्टार्ट होकर स्खलन वाहिनी तक होती है और इसकी संख्या 2 होती है। तो आप ध्यान में रखेंगे, आप इसका पहला पॉइंट लिखेंगे वासा इफिडेंसिया का, शुक्रवाहिनी का, कि यह नली के आकार की संरचना है जो अधिविल्सन से लेकर स्खलन वाहिनी तक फैली होती है। यह एक जोड़ी होती है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है बच्चे? यह शुक्राणु को विसर्जन के समय स्थानांतरित करती है अधिविल्सन से कहां? स्खलन वाहिनी में। तो आप इसको ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं कि यह शुक्राणु को अधिविल्सन से स्खलन वाहिनी में स्थानांतरित करती है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। तो आपने देख लिया शुक्रवाहिनी के बारे में, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं इसको आप लिखते जाएंगे। तीसरा, अब शुक्रवाहिनी के बाद मैंने कहा स्खलन वाहिनी, इसको भी देखिए बच्चे, स्खलन वाहिनी क्या है? देखो स्खलन वाहिनी को अंग्रेजी में कहते हैं
ejaculatory duct। ejaculatory duct, देखो डक्ट मतलब नली होता है, और स्खलन वाहिनी के बारे में हम बात करें तो अस्खलन, आपने अस्खलन वर्ड सुना होगा। अस्खलन का मतलब जैसे कहीं कोई चीज गिरता है तो उसको उस गिरने हुए भाग को जहाँ पे गिरता है उसको कहते हैं अस्खलित होना, जो गिरा हुआ भाग है, और जहाँ गिर रहा है उस जिस गिरने की क्रिया उसको अस्खलन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या गिरता है, ये कौन सी संरचना है, तो अस्खलन के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर सहायक ग्रंथि में जो शुक्राशयी ग्रंथि होता है, तो शुक्राशयी ग्रंथि की जो नली है वह नली से जब शुक्र वाहिनी जब आके मिलती है तो उस नली जहाँ पे आके मिलती है उस मिलने वाले पॉइंट को कहते हैं अस्खलन वाहिनी। अब यहाँ क्या मिलता है, यहाँ दो चीज मिलता है, शुक्राशयी ग्रंथि, सेमाइनल वेसिकल। आपको मैंने पढ़ाया था डायग्राम में फर्स्ट लेक्चर में कि शुक्राशयी ग्रंथि जो होती है, जो जिसका नाम सेमाइनल वेसिकल है, जो एक सहायक ग्रंथि है, वह ग्रंथि अपने से एक हार्मोन स्राव करती है जो क्षारीय होता है, जो अल्कलाइन होता है, और वह हार्मोन में कुछ एंजाइम भी होते हैं, वो एंजाइम का हम डिस्कशन आगे करेंगे इसी टॉपिक में। तो वह स्राव होकर के कहां होता है, अस्खलन वाहिनी में, और फिर शुक्र वाहिनी लेके क्या जाता है, शुक्राणु। तो शुक्राणु और शुक्राशयी ग्रंथि के जो स्रावन है, जो उसके जो हार्मोन है, वो दोनों आपस में वहां मिलता है, तो मिलता है इसीलिए इसका नाम है अस्खलन वाहिनी। और फिर वह मिलने के बाद वह विरी का निर्माण करता है, वह विरी बन जाता है, विरी मतलब सीमेन बन जाता है जिसके अंदर शुक्राणु भी है और हार्मोन भी है। तो आपने अस्खलन वाहिनी, यह भी कितना होता है, 2 होता है। अब अस्खलन वाहिनी के बाद चौथा है, तो चौथा है मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग क्या है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूरेथ्रा। आइए हम यूरेथ्रा के बारे में चर्चा करें। मूत्र मार्ग क्या है, देखो बच्चे, मूत्र मार्ग की बात अगर करें, यूरेथ्रा की बात करें, तो यह विल्सन के अंदर की एक नली के आकार की संरचना है। मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, ये जो डायग्राम के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं, ये देखिए पतली सी नली होती है, और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि विल्सन जो पेनिस होता है, जो पेनिस होता है, पेनिस के बारे में मैं बात किया था, जो सीसन होता है, ये जो सीसन है, सीसन के अंदर 2 उत्तक पाई जाती है, एक का नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और दूसरा का नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इस सीसन के अंदर एक पतली सी नली होती है, जो नली कहलाती है मूत्र मार्ग, इसी का नाम है यूरेथ्रा, अंग्रेजी में कहते हैं यूरेथ्रा। और फिर यहां से ये आके पतली सी हो जाती है, और यहाँ पर सीसन मुंड इस तरह से होता है, ये सीसन मुंड है, ये सीसन मुंड है, और ये सीसन है। तो सीसन के अंदर 2 उत्तक आपने देखा, और ये सीसन मुंड है जिसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है त्वचा की, ठीक है, जिसको हम लोग प्रीफ्यूस या फोरस्किन कहते हैं। तो आपने देखा ये मूत्र मार्ग है, ये बेसिकली कहां से फैला होता है, या इसके बारे में आप ऐसे लिखेंगे मूत्र मार्ग के बारे में कि यह एक नली के आकार की संरचना है जो अस्खलन वाहिनी से मीटस तक फैली होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि यह सीसन के अंदर से होकर बाहर की ओर निकलती है, जिससे मूत्र यानी यूरिन और साथ ही साथ विरी यानी सीमेन का स्राव होता है। ये ड्यूएट फंक्शन को अदा करता है, ड्यूएट फंक्शन को मेंटेन करता है। पहला तो इससे यूरिन रिलीज होता है, मूत्र रिलीज होता है, और दूसरा सीमेन में बार-बार चर्चा कर रहा हूं, सीमेन विरी। अभी मैंने बात कही सीमेन के बारे में, सीमेन को हिंदी में कहते हैं विरी। विरी क्या है, मैंने डिस्कस किया ना बच्चे, विरी क्या है, जब कोई शुक्राणु जब किसी हार्मोन से, यानी जो सहायक ग्रंथि है उसके हार्मोन से इजैकुलेटरी डक्ट के पास मिल रहा है, उससे नीचे है प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, तो वो सब मिलकर के एक संरचना बन जाता है, उसी का नाम है सीमेन, ठीक है। तो आपने देखा मूत्र मार्ग। अब इस मूत्र मार्ग के अंदर भी इस मूत्र मार्ग को भी 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले जो होता है वो होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक के बाद होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और तीसरा होता है पेनाइल यूरेथ्रा। तो 3 भागों में बांटा गया है। वो आपके एनसीईआरटी में इसका चर्चा नहीं किया है, बट मैंने बता दिया, कहीं आपको इसकी नॉलेज वैसे होनी चाहिए, साइड बुक में इसका चर्चा किया गया है। एक बात और मैं बता दूं, आप जैसे थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ साथ कोशिश करें हिंदी में एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स आता है, वो आप ऑनलाइन के द्वारा ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं,
जिससे अभी तो ऑनलाइन नहीं हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है तो आप ऑनलाइन के जरिए वो बुक मंगा लें और उससे रिलेटेड उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स हर पैराग्राफ से रिलेटेड 10, 15, 12, 13 ऐसे ही हर टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पढ़ भी रहा हूं और मेरे से क्वेश्चन बन रहा है। साथ ही एनसीईआरटी को पढ़ना बिल्कुल न भूलें। तो आपने देखा कि विल्सन के पेनिस के अंदर मूत्रमार्ग के बारे में हमने बात किया। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, हाँ पेनिस का जो मूत्रमार्ग जहां मिलता है इसको मीटस कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीसन का। तो पांचवा जो अंग है वो है सीसन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चे पेनिस। तो हम लोग बात करेंगे सीसन के बारे में। सीसन क्या है? बड़ा आसान सा इसका भी आंसर है कि सीसन एक संभोगी अंग है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये एक संभोगी अंग है जो संभोग की क्रिया में मदद करती है। एक बात और मुझे बताना था, इस मूत्रमार्ग की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। आप इसको नोट कर लेंगे, 20 सेंटीमीटर होती है। अब मैंने यहाँ पर सीसन के बारे में बताया, तो सीसन के बारे में क्या डिस्कस किया कि यह एक संभोगी अंग है यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो संभोग की क्रिया में सहायता करती है। अब दूसरी पॉइंट में आप लिखेंगे कि सीसन एक मांसपेशीय अंग है जो दो खास प्रकार के उत्तक से बना होता है। एक का नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और दूसरा का नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। याद रखिएगा दोनों पॉइंट को। तो आपने देखा सीसन के बारे में। तीसरा पॉइंट है कि एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने सुना, हाँ तीसरा पॉइंट है सीसन मुंड के बारे में आप जान लो। सीसन मुंड क्या है? तो सीसन का जो सबसे अग्र भाग है जो खुला होता है उसको सीसन मुंड कहते हैं, जिसके ऊपर एक पतली सी त्वचा होती है जिसको प्रीप्यूस कहते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, सीसन मुंड जो होता है ये एक प्रकार का समजात अंग है। किसका? तो मादा के अंदर जो क्लाइटोरिस होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मादा जनन अंग के अंदर जो क्लाइटोरिस होता है उसका ये समजात अंग है। ऐसे क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आते हैं। तो आपने देखा इसके बारे में। अब एक क्वेश्चन है मेरा कि कॉपुलेशन के दौरान, संभोग की क्रिया के दौरान सीसन क्यों इरेक्टाइल हो जाता है, मींस क्यों सीधा हो जाता है? इसका साधारण सा उत्तर है क्योंकि होता क्या है कि सीसन के अंदर जो स्पॉन्जियोसम जो टिश्यू है, जो उत्तक की बात मैंने कहा, उस उत्तक के अंदर जैसे ही उत्तेजना बढ़ता है, हार्मोनल एक्टिविटी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ता है, उस दौरान इसके अंदर ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो, पहले ब्लड आता है, भर जाता है स्पॉन्जियोसम टिश्यू के अंदर, फिर ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। और जब ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे पेनिस क्या होता है? इरेक्टाइल हो जाता है। तो ये इरेक्टाइल होने का मेन जो इसका वजह है वो है स्पॉन्जियोसम टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर डिस्कशन किया। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने डिस्कशन किया ये द्वितीयक प्रजनन अंग है। इसमें एक टॉपिक और मिस हो रहा है बच्चे, वो है सहायक जनन अंग, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको रिप्रोडक्टिव डायग्राम के दौरान। एक था शुक्राशय ग्रंथि, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरा है आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कॉपर्स ग्रंथि कहते हैं। आप सुन लो, दम याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल दिमाग से नहीं जाएगा। आप समझने की कोशिश करो कि मैं कैसे इसको क्लियर कट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला जो सेमाइनल वेसिकल है ये एक जोड़ा होता है। सेमाइनल वेसिकल एक अल्कलाइन यानी एक क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करता है जिसमें कुछ हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं। जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम है प्रोस्टोग्लैंडिन्स, सेमाइनोजेनिन। ओके सॉरी, कुछ पदार्थ होते हैं, एंजाइम्स तो होते ही हैं, साथ में कुछ पदार्थ भी होते हैं जैसे प्रोस्टोग्लैंडिन्स, सेमाइनोजेनिन और साथ में ये फ्रुक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज का क्या रोल है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रक्टोज के बारे में मैं आपको बता दूं। फ्रक्टोज जो होता है बच्चे, वो फ्रक्टोज क्या करता है? तो जो शुक्राणु है, जो शुक्राणु सीमेन के अंदर, वीर्य के अंदर शुक्राणु है, उस शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। तो शुक्राणु को देखिए 3 जगह पोषण मिल रहा है। विल्सन के अंदर सर्टोली सेल दे रहा है, उसके अधिविल्सन के अंदर अधिविल्सन की कोशिका दे रहा है, और फिर यहाँ वीर्य के अंदर जब वीर्य बाहर निकल रहा है तब उसको कौन पोषित करेगा? तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो इसको पोषण प्रदान करता है। मैं एक और बात शॉर्टली बताना चाहता हूं, फ्रक्टोज के कारण ही रेप विक्टिम का केस कंफर्म होता है। आपने रेप विक्टिम के बारे में जो डिस्कशन, मैं रेप अक्सर सुनते हो, रेप का जो
इंसिडेंट होता रहता है, आजकल आए दिन पेपर में आती रहती है जो भी घटनाएं, मैं इस पर डिटेल चर्चा करने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद।